यानी कि क्या मैं इसे ऐसे समझूं, और अगर गलत समझ रही हूं तो बताइएगा, कि भाई एक बड़ी कॉन्फिडेंट पार्टी जो पहली 2015 में 67 सीटें और 2020 में 62 सीटें, ये प्रचंड मैंडेट के साथ सत्ता में आई, वो आज की तारीख में एग्जिजरेशन पर अगर मजबूर है तो कहीं कोई असहजता है क्या? बिल्कुल गरिमा जी, अगर आप दिल्ली की डेमोग्राफी देखें तो 24% दिल्ली जो है वो प्लैंड है, और जो 76% दिल्ली है वो अनप्लैंड है। अनप्लैंड में आपके झुग्गी झोपड़ी से लेके तमाम जो लो इनकम एरिया है। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास जो आधार है वो केवल एक आधार है कि इन्होंने 2015 से 20 वाले टेन्योर में इन्होंने बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक और उसके अलावे महिलाओं को फ्री में डीटीसी में चलने की छूट, ये सारी सुविधाएं दी थी। उसके अलावे आप देखिएगा तो कोई बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव इनके तरफ से पॉलिसी नहीं आई। लेकिन आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी किन फ्रंट पे मुद्दों को नहीं जाने देना चाहेंगे? जब उनके पास एमसीडी भी है और सरकार भी है। आप देखिए, एक बारिश होती है और दिल्ली का क्या हाल होता है, और इसको तुलना कीजिए शीला दीक्षित के टेन्योर से, जब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। नहीं, लेकिन तो सज्जन भाई, महाराष्ट्र के चुनावों ने तो ये साबित कर दिया ना कि 4 महीने पहले, आप कुछ मत कीजिए 5 साल, 4 महीने पहले लाड़की बहन योजना की शुरुआत कर दीजिए, 1500 से बढ़ाकर 2100 का वादा कर दीजिए, और बंपर 89% का स्ट्राइक रेट बीजेपी का, 132 सीट्स। तो ये लाभार्थी बेनिफिशियरी तो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में होंगे ना खड़े? नहीं, बिल्कुल गरिमा जी, ये जैसा कि कहा गया कि ये फ्रीबीज जो है उनकी यूएसपी है, जो पूरे भारतीय राजनीति में उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, और उसका एक टिपिंग पॉइंट जल्दी ही आएगा। लेकिन महाराष्ट्र में एक और भी देखिए कि हालांकि फ्रीबीज से बहुत फायदा मिला, महिलाओं के कारण एक पुल फैक्टर मिला बीजेपी और यूटी के पक्ष में, लेकिन वहां पे मुंबई वगैरह की बात कीजिए तो अटल सेतु से लेके तमाम बहुत सारे सी लिंक से लेके एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हुए हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कभी भी देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविक डेवलपमेंट मामलों को लेके आम आदमी पार्टी कभी भी उस फ्रंट पे डिबेट को जाने ही नहीं देना चाहती है। दिल्ली की समस्या क्या है कि चूंकि दिल्ली की एक बड़ी जो जनसंख्या है, वोटर्स हैं, वो गरीब या बहुत ही आर्थिक रूप से हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो विधानसभा चुनावों में उन मटेरियल जो फ्रीबीज है उससे प्रभावित होते हैं। उसी की एक बड़ी तादाद लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी हो जाती है। तो उसको आप स्प्लिट पर्सनैलिटी कहें या आप उसको प्रैग्मेटिक वोटर करें, ये एक दोहरा वोटिंग पैटर्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी सज्जन भाई, अगर मैथमेटिक यही है चुनाव का, तो 1000 रुपए की शुरुआत भी होने जा रही है, महिलाओं को देंगे 1000 रुपए हर महीना। अलावा इसके बुजुर्गों की पेंशन 2000 भी हो गई और 2500 भी हो गई। 70 साल से ज्यादा की उम्र के जो बुजुर्ग हैं उन्हें 2500 रुपए मिलेंगे। ऑलरेडी एक बेनिफिशियरी वर्ग है ही, तो मिडिल क्लास को छोड़ के होगा ना अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। बिल्कुल, और यही आप देख लीजिए, अभी बात यह है कि 70 में अभी इनके पास 67 से 62 पे आ गए। आप उन्हें कितना कम करेंगे? क्योंकि डेमोग्राफी जब उनके पक्ष में है। और कांग्रेस की समस्या क्या है? दीपक बावरिया जी आए गुजरात से, गुजरात में उन्होंने देखा कि आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और कांग्रेस बिल्कुल पीछे चली गई। उन्होंने चाहा कि अलायंस हो जाए। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल एक चतुर राजनीतिज्ञ है, तो वो क्यों चाहेंगे कि जिस वोट बैंक पे वो बैठे हुए हैं, जिस पार्टी के वोट बैंक पे, दोबारा उसके साथ अलायंस करके उसको वापस जाने दें? ये तो स्वाभाविक से उस समय उन्हें कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों की जरूरत थी, उस समय उनकी आग्रह था, वो चले गए। अब विधानसभा चुनाव है, ये तो कांग्रेस को भी पता होना चाहिए कि अपने वोट बैंक, जो कि कांग्रेस का ही वोट बैंक है ओरिजिनली, उसको वो कभी नहीं वापस जाने देना चाहेंगे। बीजेपी की समस्या यह है कि मोदी के नाम पे लोकसभा चुनाव में तो दिल्ली की जनता जाती है उधर, लेकिन विधानसभा चुनाव पे ना तो इनके पास एजेंडा है, ना ही इनके पास कोई मुख्यमंत्री का एक अच्छा चेहरा है। तो ऐसी स्थिति में मिडिल क्लास की नाराजगी है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 62 से घटा भी लेंगे तो कितना घटाएंगे, ये कह रहे हैं? हाँ, कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? 36 सीट चाहिए जी। तो उस लिहाज से मुझे फिलहाल दिल्ली में हो सकता है कुछ
कुछ मैजिक वैंड चल जाए, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसी स्थिति नहीं नजर आ रही है कि मिडिल क्लास की नाराजगी बिल्कुल पोलराइजिंग भी हो जाए तो भी आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी मार्क से नीचे चली जाए। क्योंकि एक जो लाभार्थी वर्ग है जिसमें आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी और महिलाओं के फ्रंट पे एक बार जो काम कर दिया है, उनके अंदर एक पॉलिटिक्स ऑफ फियर है। हाँ। और पॉलिटिक्स ऑफ फियर क्या होती है कि अगर युति महाराष्ट्र में चली गई तो लाटकी बहन खत्म हो जाएगी, 400 सीट बीजेपी की आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी चली गई तो फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को जो सुविधा है, मोहल्ला क्लिनिक है, ये सब खत्म हो जाएगी। नहीं, ये तो कहते थे politics of अरविंद fear में- केजरीवाल की भाई बीजेपी शासित राज्यों में 600-700 रुपए की पेंशन मिलती है, हम 2000 रुपए पेंशन दे रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार तो भुलावा है, सिंगल इंजन की सरकार चलने दीजिए, ये कहते हुए भी दिखे अरविंद बिजली भी केजरीवाल। महंगी है उन राज्यों में। हाँ। बिजली का भी उदाहरण देते हैं। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली की जो स्थिति अभी है, दिल्ली की समस्या आम आदमी पार्टी की मजबूती नहीं है, बहुत ही फ्रंट पे कमजोर है, करप्शन वाली इमेज पे वो घिरे हैं, कोई डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल फ्रंट पे वो बहुत पीछे है, मिडिल क्लास उनसे नाराज है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप कंबाइन भी कर दें अगर दिल्ली के प्रदेश चुनाव को लेके, तो आप देखेंगे ना तो इनके पास कोई एजेंडा है, ना तो कोई एक चेहरा है, ना तो इनके पास वो ग्राउंड पे एक प्रेजेंस दिखता है जो दिखना चाहिए। आपको कितनी सभाएं दिख रही हैं, कितनी रैलियां दिख रही हैं बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को एक पहले से तो आग्रह लोगों का उनके पक्ष में है मटेरियल पॉलिटिक्स को लेके, जो वेलफेयर स्कीम्स है, पॉपुलर स्कीम्स है। दूसरा यह है कि एक्टिविज्म के फ्रंट पे भी आम आदमी पार्टी के तुलना में ना तो बीजेपी की तरफ से आपको शोर दिख रहा है और कांग्रेस की तरफ से तो दिख ही नहीं रहा है।